नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। एक खबर बहुत चर्चाओं में है कि मोहन भागवत योगी आदित्यनाथ से मिलने वाले हैं, लेकिन क्यों मिलने वाले हैं उसके पीछे सब अपनी अपनी परिकल्पना कर रहे हैं। अब सब अपने अपने कारण बता रहे हैं। किसी का कहना है कि योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा, या फिर किसी का कहना है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच जो मनमुटाव है, जो तकरार है, उसके बीच एक विकल्प तलाश कर रहा है आरएसएस, और वो विकल्प है योगी आदित्यनाथ। तो इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं नाज़िया इलाही खान, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। अपने विचारों को बहुत ही मुखर होकर वो रखती हैं। योगी आदित्यनाथ पर भी हमने एक जो है इनका बाइट आपको पिछले दिनों सुनवाया था, कैसे ये चाहती हैं कि अगले प्रधानमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ ही सबसे बेहतर विकल्प हैं। नाज़िया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज पर। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जय श्री राम। आखिर बीजेपी में चल क्या रहा है, बिल्कुल सही सही बताइएगा। मतलब जो चीजें हमें पता है वो नहीं, कुछ अंदर की बात बताइएगा आज। सबसे पहले आपको श्री कृष्ण की बात बताती हूँ। श्री कृष्ण ने साफ कहा था, बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चा है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे उतना प्रखर निखरता है, हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। आपने बिल्कुल सुना होगा, है ना जी। मुझे ऐसा लगता है कि 7 साल से योगी आदित्यनाथ जी को भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग हमेशा हमेशा उनकी आंखों में योगी महाराज जी चुभे। चुभने की सबसे बड़ी वजह ये है कि ना खाना है ना खाने देना है। चुभने की सबसे बड़ी वजह ये है कि जिस जनता के वो मतदान से चेयर पर बैठे हैं उस जनता का काम करना है। चुभने की सबसे बड़ी वजह ये है कि झोला लेकर के और थैला लेकर के मंत्री महोदय के घर में जो बड़े बड़े तोहफे और तोहफे जाया करते थे, नहीं लेना है। चुभने की और भी एक वजह ये है कि गर्मी हो, सर्दी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, यहाँ तक के कोविड-19 हो, तब भी जनता के पास जाना है, क्योंकि जो चेयर आपको मिला है वो चेयर जनता के मतदान से मिला है। तो सुख और दुख सब में जनता के सामने और जनता के पास खड़े होना है। तो ये तकलीफ घर के लोगों को, बाहर के लोगों को नहीं, बात तो यही है। मैंने आपको एकदम साफ सुथरे तरीके से, ब्लड तरीके से बोला है कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी आंखों में योगी महाराज जी चुभ रहे थे। आप कुछ लोग कह रही हैं, लेकिन मैं नाम लेकर उनका जिक्र करूंगा आपसे इस चर्चा में आगे। लेकिन मुझे बताइए कि मोहन भागवत साहब, जो सरसंघचालक साहब की मुलाकात योगी आदित्यनाथ से, क्या सिर्फ एक प्रोटोकॉल वाली मुलाकात है, जिस तरीके से गोरखपुर में उनका 5 दिवसीय दौरा है, या फिर इसके पीछे भी कोई कहानी है? देखिए, जब मेरे रिलेटिव अरब से आते हैं ना, तो एक रिश्तेदारी की मुलाकात नहीं होती है, उसमें कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल गौरतलब भी होता है, क्योंकि मैं पॉलिटिकल पर्सन हूँ, और जब सामने अरब से लोग आ रहे होते हैं तो हम पॉलिटिकल गौरतलब भी करते हैं। तो उसी तरीके से मोहन भागवत जी और आरएसएस के जितने भी आला अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, वो किसी भी राज्य में जब बैठते हैं, जाते हैं, बैठक करते हैं, तो वहां के जो सबसे बड़े आरएसएस के मुख होते हैं या महंत होते हैं या संत होते हैं, वो किसी भी बड़े चेयर पर या मुख्यमंत्री या कोई मंत्री हो, वो जाकर के मिलते ही हैं। ये बात एक अलग हो गई। लेकिन जब दो बड़े चेहरे, जब दो बड़े पद, जब दो बड़ा व्यक्ति आपस में मिलता है, तो जरूर गौरतलब जो होता है वो सियासत पर भी होता है और करंट पॉलिटिकल अफेयर पर भी होता है। खोजबीन इस बात की भी होगी जरूर कि आखिर योगी जी को हटाने की और योगी जी के दमखम को कमजोर करने की ताकत किसमें पैदा हो गई, क्योंकि बाहर वालों में ये दम नहीं था। मैं आज भी दावे से सीना ठोक करके ऊंची आवाज में ये बात बोल रही हूँ कि इंडिया अलायंस की ताकत ही नहीं थी 33 सीट लाने की। बिल्कुल ताकत नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं घर के भेदी ने लंका ढाने की जो कोशिश की है, और आस्तीन में जो सांप पला है और उसको दूध पिलाया गया है, उस आस्तीन के सांप को ढूंढने की और खोजने की कोशिश आज मोहन भागवत जी के साथ भी बैठकर होगा। योगी महाराज जी वो है जो एक संत है, एक महंत है, जिनको पद से, पोजीशन से, पैसे से, धन से, दौलत से, किसी चीजों से मतलब नहीं है। और आरएसएस भी ऐसी ही विचारधारा के हैं जिनको
पद, पोजीशन, धन दौलत से कोई जरूरत, कोई मतलब नहीं है। ये दोनों लोग एक विचारधारा के हैं, योगी जी भी और मोहन भागवत और आरएसएस भी, ये दोनों एक विचारधारा के हैं। लेकिन अब बात कहां पर पैदा होती है कि जो योगी महाराज जी, सारे लोग जब घर में थे कोविड-19 में, पर वो योगी महाराज जी हर एक के घर में जाकर के मिलते थे और बात करते थे, वहां तक उनको सुख सुविधाएं पहुंचाते थे, खुद कोविड के विक्टिम हुए, खुद उनको कोविड वायरस से वो बीमार पड़े और फिर ठीक होने के बाद फिर से वो घरों में जाने लगे। जबकि मुझे अच्छी तरीके से याद है कि पीएमओ ऑफिस से उनको फोन आया था प्रधानमंत्री जी का कि तुम अपने जान पर रिस्क ले रहे हो। प्रधानमंत्री जी ने यह बात उनसे कही थी कि योगी जी आप अपने जान पर रिस्क डाल रहे हैं, और तब उन्होंने प्रधानमंत्री जी को रिप्लाई दिया था कि जनता है, जनता जीवित है तो हम हैं। और इस बात पर प्रधानमंत्री जी ने उनका पीठ ठोका था, उनको कहा था कि वाकई में अगर जनता सेवक हो तो योगी जैसा हो। और उन्होंने ऐसे सिचुएशन में कोविड-19 में जहां सब एक दूसरे को बचा रहे थे, अपने आप को बचा रहे थे, वहां पर योगी जी मैदान में थे और जनता के करीब थे। और यही बात जब उनके मंत्रिमंडल में बैठे कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए कि जब मुख्यमंत्री जा रहा है गांव गांव, ग्राम ग्राम, विलेज विलेज, तो हमें भी तो जाना पड़ेगा। ये चीज बुरी लगी और कहीं ना कहीं उनकी ताकत को कमजोर करने के लिए, उनके बल को कमजोर करने के लिए, उनके दल को कमजोर करने के लिए और आला कमान भारतीय जनता पार्टी की नजरों में उनको कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के भीतर बैठे हुए कुछ नेताओं ने जो उनको हराने की कोशिश की है, आज उस पर भी सिलसिला होगा, आज उस पर भी बातचीत होगी, आज उस पर भी गौरतलब होगा। ठीक है। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है योगी सरकार में, अधिकारियों की मीटिंग हुई, मंत्रियों की मीटिंग हुई, लेकिन वो नदारद रहे। 5 दिन दिल्ली में बिताकर आज ही लखनऊ लौटे हैं वापस। जब हम आज बात कर रहे हैं 15 जून में, वो 5 दिन दिल्ली में रहे। क्या कुछ, हाँ जी, मुझे मतलब याद है, क्या कुछ कर रहे थे दिल्ली में? कोई गोटियां सेट कर रहे थे या आला कमान कुछ आदेश दे रहा था? मैंने पश्चिम बंगाल में मौर्य जी के साथ बहुत सारे मंच शेयर किए हैं। बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। पर मुझे आज भी याद है कि जब योगी महाराज जी को मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया था तो उन्होंने अपने नाम का नेम प्लेट लगा दिया था मुख्यमंत्री के ऑफिस के बाहर। तो कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य ने, जी हाँ, कहीं ना कहीं एक मुठभेड़ तो है, कहीं ना कहीं एक अंदर भीतर दिल में एक जंग तो चल रही है उनके। अब देखिए, मैं उसकी मिसाल दे देती हूँ कि पश्चिम बंगाल में एकमात्र मुसलमान चेहरा मैं हूँ, लेकिन पश्चिम बंगाल की भारतीय जनता पार्टी की पूरी टोली मुझे साइड करके इसलिए रखती है कि कहीं मैं बड़ी फीका ना बन जाऊं। और जैसे जैसे मेरी पॉपुलैरिटी और मेरा नाम बढ़ता है, ये उनको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। और भारतीय जनता पार्टी के भीतर के लोग ही कहीं ना कहीं मुझे साइड करने की कोशिश में, कॉर्नर करने की कोशिश में मुझे मलाइन करते हैं, क्योंकि मेरी विचारधारा आरएसएस वाली है। और आज से नहीं है, तकरीबन 2016 से मेरी विचारधारा आरएसएस वाली है। मैं जनता को, कार्यकर्ता को सर्वोप्रिय, सर्वप्रथम रखती हूँ। मैं नेताओं को प्रथम नहीं रखती हूँ। मैंने अपने इंटरव्यू में कई बार कहा है कि जब भी मुझे कॉल आता है 2 जगह से एक साथ कि ये मंत्री मिलेंगे आपसे, मैं वहां नहीं जा करके मैं जनता के पास चली जाती हूँ, मैं कार्यकर्ता के पास चली जाती हूँ, क्योंकि मेरा मतलब सेल्फी से नहीं है। तो ठीक उसी तरीके से केशव प्रसाद मौर्य एक अच्छे पॉलिटिशियन है, एक अच्छे सियासतदान है, लेकिन एक जनता सेवक योगी जी हैं, और जिसको जनता सेवक के रूप में कोई मत नहीं दे सकता है। और मैं फिर से बड़े चैलेंज से और दावे से कह रही हूँ अभिषेक जी, कि आने वाले वक्त में इस भारत के प्रधानमंत्री का रूप अगर कोई है भारतीय जनता पार्टी में, तो वो सिर्फ और सिर्फ योगी जी है, इसके अलावा कोई नहीं। अच्छा, आपने कहा कि आप आरएसएस की विचारधारा को मानती हैं, आरएसएस की विचारधारा पर चलती हैं, वो आपको अच्छी लगती है 2016 से। और जिस तरीके से सरसंघचालक मुलाकात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ से, तो क्या ऐसा मान लिया जाए कि सरसंघचालक का हाथ जो है वो योगी आदित्यनाथ के सर पर है? देखिए अभिषेक जी, इस राष्ट्र के प्रति, इस राष्ट्र के हित में भारतीय जनता पार्टी के कोई भी सदस्य काम करेगा, आरएसएस का हाथ उनके सर पर है। नहीं, मोदी जी भी तो आरएसएस ही थे ना। देखिए, बात तो ऐसी है कि नड्डा जी ने यह भी कह दिया था, वही बात, नड्डा जी खुद आरएसएस से थे।
भारतीय जनता पार्टी का परिवार बहुत बड़ा हो गया है। नड्डा जी खुद आरएसएस से हैं। ये कहना सही नहीं था, ये कहना सही नहीं था। और हम अपने पिता को आंख निकाल कर दिखाने लगे तो ये कैसे चलेगा, ये कैसे चलेगा, ये तो चलेगा ही नहीं ना। हर एक घर में एक गार्जियन की जरूरत होती है, हर एक घर में एक बड़े बुजुर्ग की जरूरत होती है। और इस देश को चलाने के लिए, इस देश की मातृभूमि को सर्वप्रिय रखने के लिए इस पूरी दुनिया में आरएसएस एक संघ, आरएसएस एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हमेशा हर दुख सुख में हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन किया है। कहीं बाढ़ आ जाए तो आरएसएस के लोग, कहीं जलजला आ जाए तो आरएसएस के लोग, कहीं युद्ध हो जाए तो आरएसएस के लोग। तो आप उसको आंख दिखाएंगे कैसे? आंख दिखाना चलेगा भैया? ये तो चल नहीं सकता है। गार्जियन को गार्जियन का रूप देना पड़ेगा। और ऐसा गार्जियन जो ना आपसे पद मांग रहा है, ना आपसे पैसा मांग रहा है, ना आपसे पोजीशन मांग रहा है, उसका सिर्फ एक कहना है कि सबको लेकर चलना है, पर आंखें खुली रखना है। इस राष्ट्र के टुकड़े हो चुके गांधी परिवार के जमाने में, इस राष्ट्र का की पूजा करनी है, इस भारत माता की पूजा करनी है। तो क्या गलत कहता है आरएसएस? क्यों नहीं मानना है उसकी बात को? और क्यों कांग्रेस से आए हुए लोगों को आप ऊंचा दर्जा दीजिएगा? तृणमूल कांग्रेस से आए हुए लोगों को आप ऊंचा दर्जा दीजिएगा? भारतीय जनता पार्टी में जो 30 साल से काम कर रहे हैं, जो 35 साल से काम कर रहे हैं, जो 10 साल से काम कर रहे हैं, जो राष्ट्र की विचारधारा पर चल रहे हैं, आपने उनको पीछे छोड़ दिया। और कांग्रेस से आए हुए जुम्मा 8 दिन के चुन्नू मुन्नू आपकी नजरों में बहुत बड़े हो गए। सवाल तो सही है उनका, सवाल बिल्कुल गलत तो नहीं है। ये चीज मैंने एक बार और भी हम जो है बात कर रहे थे तो हमारे बीच ये बात हुई थी कि जब आपका परिवार पहले से ही इतना बड़ा है, उन लोगों की भी जो है आपको संभावनाओं का ध्यान रखना है, उन लोगों की मांगे पूरी करनी है, ऊपर से आप दूसरे परिवार के, दूसरी विचारधारा के लोगों को अगर शामिल करेंगे तो दिक्कतें तो होंगी और यही कारण बनेगा बीजेपी के पतन का, ऐसा कई विश्लेषक भी कहते हैं। तो नाज़ा जी, आखिर में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो मुलाकात हुई है उसकी कोई क्योंकि जो मतलब मीडिया के सामने जो बात होगी वो तो हम लोगों तक पहुंचेगी, लेकिन अंदर कोई ऐसी बात, कोई ऐसी जो है सांत्वना दी गई हो योगी आदित्यनाथ को कि हार का ठीकरा आपके ऊपर नहीं फोड़ा जाएगा या फिर हम आपके साथ हैं, कुछ ऐसी कोई खुफिया जानकारी दे पाए तो जो है मैं हमारे दर्शकों को जरूर बताइएगा। देखिए अभिषेक जी, ठाकुर के बहुत बड़े मान से मेरी बात हुई और मैंने बहुत विस्तार में कल रात में उनसे बात की, बहुत विस्तार में। और एक हरिराम यादव करके अयोध्या के वासी हैं, उनसे भी मेरी बहुत विस्तार में बात हुई यादवों को लेकर के। जिस हिसाब से बहुत सारे विधायक और सांसद ऐसे हैं जो हर हफ्ते, जो योगी महाराज जी ने कहा था बैठने के लिए कि एक जगह बनाई जाए जहां पर जनता आपसे आकर के मिले, आप हर वक्त अपने अपने क्षेत्र में जाएं, वहां पर जनता से मिलें, ये कार्य बहुत सारे विधायक और बहुत सारे सांसद ने नहीं किया है। अब ये सारे रिपोर्ट के साथ मोहन भागवत जी से मुलाकात होनी है, वार्तालाप होना है। और ये जो ठेकरा वाली बात आप कह रहे हैं ना कि ठेकरा जो है वो फूटेगा या नारियल फूटेगा योगी जी के सर पर, के हार उनकी वजह से हुई, बिल्कुल नहीं हुई है जी, हाल में नहीं हुई है। और मुझे ऐसा लगता है कि जितनी जल्द योगी महाराज जी ने कार्रवाई स्टार्ट की है उत्तर प्रदेश में, अभी तक तो पश्चिम बंगाल में इतनी बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हारने के बाद भी जश्न के मूड में है। जश्न के मूड में आकर के देखिएगा आगे लोगों को। अमिताभ चक्रवर्ती सिक्योरिटी लेकर के बैठा हुआ है छुप करके, जगन्नाथ चैटर्जी घर से नहीं निकल रहा है, सुवेंदु अधिकारी दुहाई दे रहे हैं कि हम तो कभी भी पार्टी का तेल नहीं लिए, गाड़ी नहीं लिए, पैसा नहीं लिए। यहाँ तो अपने अपने को बचाया जा रहा है। और योगी महाराज जी को देखिए, उन्होंने अपने काम को विधानसभा के लिए तैयार करना स्टार्ट कर दिया है। और जो ब्लूप्रिंट, जो स्ट्रैटेजी विधानसभा में भारी बहुमत में, आगे से भी अच्छी बहुमत में जीतने की होगी, उसका फैसला आज ही हो जाएगा, इसी वक्त हो जाएगा। और जितने सांप पल रहे हैं उस सांप का मुंह भी आज ही कुचला जाए, वो भी जरूरी है। और साथ ही ये भी जरूरी है, जब गारंटी मोदी की थी तो हार की जिम्मेदारी फिर किसी और की क्यों। अच्छा, आपने बंगाल की बात की तो एक छोटा सा सवाल बंगाल पे मुझे याद आया। अधीर रंजन चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है अध्यक्ष पद से, बंगाल के अध्यक्ष पद से, लेकिन वो स्वीकार नहीं किया गया अभी। तो क्या बीजेपी अब अधीर रंजन चौधरी की तरफ देखेगी या उनको बीजेपी में लाने की कोशिश करेगी? क्योंकि जिस तरीके की हार 6 सीटें घट गई 2019 के मुकाबले, या फिर कुछ और जो है खिचड़ी पक रही है बंगाल में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी का कभी पटा ही नहीं।
कभी ट्यूनिंग बैठी ही नहीं है। ममता बनर्जी साहिबा जो है वो अपने हिसाब से, अपने ग्रीड के हिसाब से और अपने प्रॉफिट के हिसाब से वो इंडिया अलायंस में जुड़ती हैं और फिर इंडिया अलायंस से निकल जाती है। मैं आपको याद दिलाती चलूं, 2 मिनट लूंगी, कि भारत जोड़ो यात्रा जब राहुल गांधी साहब कर रहे थे तो हमारे देश में 28 राज्य हैं, पर 27 राज्य में भारत जोड़ो यात्रा हुआ था, एक राज्य में नहीं हुआ था, वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में राहुल बाबा को, राहुल गांधी जी को, जनाब को एंटर भी नहीं करने दिया था ममता बनर्जी ने। और जिस सरकारी सर्किट हाउस को बुक करवाया गया था, अधीर रंजन चौधरी ने बुक करवाया था, उस सर्किट हाउस के गेट तक एंटर नहीं करने दिया था और सारे फ्लेक्स बैनर को तोड़वाया था ममता बनर्जी ने। उसके बाद फिर अभी जो 4 जून के रिजल्ट के बाद आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी का भतीजा जो है और अभिषेक बनर्जी, वो पहले गया दिल्ली और उसके बाद सीधा चला गया महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे के से मिलने के लिए। और कहीं ना कहीं वो अपने आप को इस राष्ट्र का एक मोदी जी के ऑपोजिट में एक चेहरा बनाने के चक्कर में वो राहुल गांधी के लिए बहुत गड्ढा और कुआं खोदने की कोशिश में लगा हुआ है अभिषेक बनर्जी। वो इंडिया अलायंस से अलग अलग लोगों से मिल करके राहुल गांधी के खिलाफ भड़काने और बहकाने की साजिश और कोशिश में लगा हुआ है, ताकि राहुल गांधी की का जो स्थान है, जो जगह है, वो अभिषेक बनर्जी को मिल जाए। तो अधीर रंजन चौधरी अगर बीजेपी में आना चाह रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर जरा सी भी सूझबूझ और समझ है तो ऐसे ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी का पट्टा और भारतीय जनता पार्टी का सिंबल कभी नहीं देना चाहिए। जो व्यक्ति कैमरा के सामने बैठ करके अधीर रंजन चौधरी ड्यूरिंग इलेक्शन ये कहता है कि अगर अडानी और अंबानी मेरे को नोट भर करके बोरा भेज देगा तो मैं उसकी जुबान बोलने लगूंगा, तो मेरा ऐसा मानना है। और इस भारत में इतने बड़े पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अधीर रंजन चौधरी को कभी भी ज्वाइन नहीं करवाना चाहिए। तो इसका मतलब फिर कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व लगभग जो 1 सीट का बचा है बंगाल में, वो और भी ज्यादा घटने वाला है। खैर, जो भी बंगाल का होगा वो देखा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से मोहन आप सोचिए कि ममता बनर्जी मुस्लिम अपीसमेंट की पॉलिटिक्स करती हैं और असदुद्दीन अवैसी भी मुस्लिम अपीसमेंट की पॉलिटिक्स करता है, पर ये दोनों कभी भी एक मंच पे नजर आए। असदुद्दीन अवैसी की आज तक ममता बनर्जी ने एक मीटिंग और एक स्पीच यहाँ नहीं होने दी है, आज तक नहीं होने दी है। आप सोचिए कि बार बार सोनिया के बगल में बैठती है और राहुल गांधी की ममता बनर्जी कान में फुसफुसाती हैं, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस का ना कोई अस्तित्व था, ना है और ना ममता बनर्जी रहने देने वाली है। ठीक है, तो जिस तरीके से मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ के बीच मुलाकात हुई, दिल्ली को भी संदेश जो है साफ कर दिया होगा, क्योंकि आरएसएस आपने देखा होगा कि बहुत ही जो है सांकेतिक शब्दों में बात करता है, बहुत ही मर्यादित शब्दों में बात करता है और उस संकेत से ही वो सब कुछ जो है बातें अपनी जिस तक भी जहां तक पहुंचानी होती है वो पहुंचाई भी गई। वो इंद्रेश कुमार की बात हो या फिर मोहन भागवत साहब की बात हो, जिस तरीके से बीजेपी आलाकमान को और विपक्ष को भी साथ में अपना संदेश पहुंचाया है, उसके बाद योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और उसके बाद उस पर क्या कुछ एक्शन होता है और एक्शन के नतीजे क्या होते हैं, वो देखना बेहद ही दिलचस्प रहेगा। नाजिया जी, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।